प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम इस चैनल पर हिंदी ग्रामर सामान्य हिंदी से रिलेटेड यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी के पाठ्यक्रम से संबंधित एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी तक बहुत सारी वीडियो मैं इस प्लेलिस्ट पे डाल चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाके अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आप करंट अफेयर, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, या राज्य स्तर पर हो, या फिर इंडियन हिस्ट्री हो, जिसको मैंने अभी नया नया स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक सिंधु हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल हम पढ़ चुके हैं। आगे धार्मिक संस्कृति, धार्मिक आंदोलन वाला वीडियो मैं उसमें अपलोड करूँगी। तो आप इस चैनल से जुड़ें, आपको हेल्पफुल वीडियो यहाँ पर डे बाई डे प्राप्त होती रहेंगी। तो आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं, इसमें कम से कम 45 प्रश्न यहाँ पर लाए हैं, जिसमें आप प्रयास करेंगे कि आप खुद भी इन प्रश्नों का उत्तर दें। इसलिए आज मैंने इसमें उत्तर लिखे नहीं हैं, ठीक है। आप प्रश्नों को पढ़ के आप भी उत्तर लगाएं और कमेंट में लिखें आपके 45 में से कितने प्रश्न सही थे, कितने गलत थे, ठीक है। और जो गलत थे उससे रिलेटेड टॉपिक जैसे संधि, समास आदि, वर्ण विचार पे मैंने डिटेल वीडियो इस प्लेलिस्ट पे डाली हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अंतस्थ व्यंजन है। देखिए, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। तो एक का सही उत्तर है य, क्योंकि हमने बात की कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, अंतस्थ कहलाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ग, त और ग और तो है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और स क्या है? स है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। आप जब मैं बोल रही हूँ आप तब इनके आंसर खुद लगा लीजिए, ठीक है। जैसे हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी य, क्योंकि य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ मतलब जिसका उच्चारण होठों द्वारा होता है। तो देखिए, आप ग बोल के देखिए, ग में हमारा होठ आपस में मिल नहीं रहे हैं, छ में होठ नहीं मिल रहे हैं, द में होठ नहीं मिल रहे हैं, फ जब हम बोल रहे हैं तो हमारे होठ आपस में मिल रहे हैं। तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ण विचार पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाकर उच्चारण स्थान, ठीक है, प्रयोग स्थान, सब ये सब वहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। देखिए, यूकेएसएससी हो चाहे यूकेपीएससी हो, ये शब्द बहुत बार पूछे जाते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध और अशुद्ध शब्द, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अंताक्षरी, निरोग, व्यावसायिक या कवियत्री। देखिए, अब हम पहले समझते हैं कि अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अंताक्षरी ऐसे लिखा जाता है, आप कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। ये लिखा है अंत्याक्षरी, इसका अर्थ होता है अंत अक्षरी। मतलब किसी, जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो क्या करते हैं, किसी गाने का अंतिम अक्षर से हम अपना दूसरा गाना प्रारंभ करते हैं। तो अंत अक्षरी से जो स्टार्ट हो, अंताक्षरी, ठीक है। तो यानी कि ये तो शुद्ध नहीं है। अब बात करते हैं निरोग। तो निरोग हमारा राइट आंसर है, निरोग ऐसे ही लिखा जाता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब अगर हम बात करें व्यावसायिक, व्यावसायिक सही लिखा है या गलत लिखा है, इसको हम देखते हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। व्यावसायिक कैसे लिखते हैं, देखिए, व्यावसायिक। तो इसमें सिर्फ कितनी त्रुटि थी? आ की मात्रा नहीं थी। अब बात करते हैं जो बहुत बार पूछा जाता है, कवियत्री। बहुत लोग इसको गलत लिखते हैं, तो कवियत्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने एक प्रश्न में इतने हमने एडिशनल क्वेश्चन किए, आप भी ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से तद्भव शब्द क्या है? देखिए, तत्सम और तद्भव शब्द पे भी वीडियो बनाया, प्लीज़ जाके देखें। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, और तद्भव जो संस्कृत से थोड़ा सा चेंज करके हम प्रयोग में लाते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो वानर, काष्ठ, उल्लू या गुहा, तो इसमें तद्भव शब्द है उल्लू। अब अगर ये उल्लू तद्भव शब्द है तो उसका तत्सम भी होगा, तो इसका तत्सम है उलूक। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आप भी अपने आंसर लगाते हुए चलें, ठीक है। मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ, तो आप अपने आंसर लगा सकते हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, निम्नलिखित में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची है। कुबलय, शक्र, केतु या मयूख, ठीक है। आपको समय मिल रहा है, आप लगाइए आंसर। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या है? देखिए, पहले बढ़ते हैं कुवलय की तरफ। तो कुवलय किसका पर्यायवाची है?
कुवलय है कमल का पर्यायवाची। शक्र हमारा आंसर है, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। केतु का मतलब आप सभी जानते हैं ध्वजा, ध्वजा या झंडा। मयूख, मयूख का मतलब होता है या मयूख पर्यायवाची है किरण का। ठीक है, हमको एक प्रश्न के साथ 4 प्रश्न यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या है? शक्र हमारा आंसर है। बाकी इसके भी मैंने आपको बता दिए कि कुवलय कमल का है और शक्र इंद्र का हमारा आंसर हो गया, केतु ध्वजा का होगा, मयूख किरण का हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालिका नृत्य कर रही है, वाक्य का कर्मवाच्य होगा। देखिए, वाच्य क्या होते हैं? वाच्य वो होते हैं जब हमें वाक्य में पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार आई है, कर्म के अनुसार आई है या भाव के अनुसार। तो इसी प्रकार वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें क्या होता है? कर्मवाच्य में द्वारा का प्रयोग होता है, कर्म प्रधान होता है। अगर हम बात करते हैं बालिका नृत्य करती है, तो यहाँ पर बालिका के अनुसार लिंग जो है क्रिया आ रही है, करती है। बालिका नृत्य करेगी, सेम चीज़ है, बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्यों है? देखो, बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है। जा रहा है जो क्रिया है, देखो बालिका स्त्रीलिंग है, लेकिन जा रहा है नृत्य, कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है, तो ये क्या है? कर्मवाच्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान आलोचक के रूप में हैं। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? विद्यमान होगा, प्रतिष्ठित होगा, विराजमान होगा, उपस्थित होगा। देखिए, उपस्थित तो नहीं होगा, उपस्थित तो प्रेजेंट में होता है कि आप जैसे हम आपस में सामने आमने सामने उपस्थित हैं। ठीक है, तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, विराजमान। आलोचक के रूप में विराजमान है, क्योंकि वो बहुत पहले समय से अभी तक हैं, विराजमान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से एक उत्क्षिप्त ध्वनि है। ठीक है, उत्क्षिप्त ऐसे लिखते हैं, उत्क्षिप्त। ठीक है, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे देख लेंगे, उत्क्षिप्त ऐसे लिखते हैं। अब पूछा है कि इनमें से उत्क्षिप्त ध्वनि क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए उत्क्षिप्त ध्वनि होती क्या है। उत्क्षिप्त ध्वनि वो होती है जब हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं और हमारी जीभ उस वर्ण का उच्चारण करते वक्त कहीं दूसरी ओर को धक्का सा मारती है। ठीक है, जैसे आप ढक्कन बोलो, ढ जब बोलते हो ढ, तो जैसे हम ढ बोल रहे हैं तो ढ हमारी जीभ फोल्ड हो रही है, फिर बाहर को झटका सा मार रही है, ऐसी ड़। तो 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक ये है और एक ये है, ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। तो इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग यहाँ पर हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ढक्कन में। तो ढक्कन शब्द हमारा क्या है? उत्क्षिप्त ध्वनि वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनाथ में उपसर्ग कौन सा है? अन, अनहलन, अना या अ? आप सभी जानते हैं अ है उपसर्ग, क्योंकि नाथ, नाथ माने पिता होता है वैसे। ठीक है, अनाथ माने जिसका पिता ना हो या जिसका कोई ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, जहाँ पर समय होगा समझाने का, जहाँ पर ज़रूरी होगा कि समझाना सही है, वहाँ पे समझाएंगे, बाकी टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। निम्नलिखित में से एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? अव्यय शब्द उसे कहते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। अब परिवर्तन किसके अनुसार आता है? लिंग वचन के अनुसार आता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है? देखिए, व्यापार का व्यापारिक बनेगा, कठोर का कठोर, कटु भी बन सकता है, लेकिन इति, इति एक अव्यय शब्द है। अव्यय यानी कि अविकारी। कहीं पर अविकारी भी लिखा हो तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अव्यय की हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 11 यण संधि है। संधि से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं। यदि प्लस अपि, ई प्लस य, अ बन के बना य। ठीक है, यण संधि है। अनल शब्द का समानार्थी है, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची है। अनल माने क्या होता है? अनल माने होता है आग। तो आग, अनिल माने होता है वायु यानी कि हवा। मारुत माने भी वायु होता है। तिमिर माने अंधेरा होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? वैश्वानर। वैश्वानर किसका पर्यायवाची है? अनल यानी कि आग का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द हैं? किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द हैं? देखिए, चीता, भेड़िया, गीदड़, ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है, इनमें से कौन सा है जो ठीक है? तो पूजनीय बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 15, अपना राग अलापना मुहावरे का क्या अर्थ है? जरा बताइए, आप लोग सोचिए। अपने ही स्वार्थ की बात करना, स्वावलंबी होना, लज्जित होना, किसी के इशारे पे चलना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने ही स्वार्थ की बात करना। कहते हैं ना कि वो तो अपना ही राग अलापता है, सिर्फ अपने विषय में बात करता है। तो क्या है? अपने ही स्वार्थ, अपने विषय में बात करना। भाववाचिक है, देखिए अभी हमने बात की थी, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाव मतलब क्या होता है? जब हम अपने इमोशंस बताते हैं कि मुझसे अब नहीं होगा, यानी कि इसमें पहचान क्या होगी? से का प्रयोग होगा। देखो से का ना इसमें प्रयोग है, ना इसमें प्रयोग है, ना इसमें प्रयोग है, बस इसमें प्रयोग है। उनसे अब चला नहीं जाता, से लगा होगा इसमें। मुझसे अब नहीं होता, ठीक है। या चलो अब खाया जाए, चलो अब सोया जाए, ऐसे वाले क्रिया शब्द होंगे तो भाववाच्य होगा। अगला प्रश्न है कर्म की दृष्टि से, कर्म नहीं क्रम की दृष्टि, सॉरी क्रम की दृष्टि से, है ना। कर्म तो अब हमारे कर्म हैं, जो भी हम करेंगे वो कर्म है। यहाँ पे क्रम की बात हो रही है कि क्रम की दृष्टि से स्वर समूह ठीक है या नहीं है। कई लोगों को वर्णमाला ही नहीं आती है, तो उनके लिए तो बड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो अ आ ई, तो अ ई बाद में आ रहा है, ए आई ओ औ यही हमारा राइट आंसर है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वर्णमाला का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसमें अव्यय पद क्या? मैंने अभी आपको बताया था अव्यय क्या होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। देखो महंगाई का क्या होगा? महंगी भी हो जाएगा, महंगा भी हो जाएगा, बढ़ती का बढ़ता भी हो जाएगा, जा रही है का जा रहे हैं, जा रहे हो भी हो जाएगा। लेकिन आजकल कभी नहीं बदलेगा। आजकल मैं गई, आजकल हम गए, आजकल हम सब गए, आजकल चेंज नहीं होगा। तो आजकल क्या है? अव्यय शब्द यानी कि अविकारी शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रवि नाटक खेलता, इस वाक्य में कर्मवाच्य का रूप होगा रवि द्वारा नाटक खेला गया। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जब आप आंसर दे रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर लगा सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इस बार इसमें आंसर नहीं लिखे हैं, नहीं तो और बार नीचे से आंसर लिखती हूँ। इस बार क्योंकि आप खुद सॉल्व करें, खुद इनको समझें। निम्नलिखित में से कौन शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि सदैव बहुवचन कौन सा रहता है और सदैव एक वचन कौन सा रहता है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो हस्ताक्षर, दर्शन और प्राण, ये तीनों हमेशा क्या रहते हैं? बहुवचन रहते हैं। ये हमेशा क्या रहते हैं? ये हमेशा बहुवचन रहते हैं। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है? वर्षा, जो सदैव क्या रहता है? एक वचन रहता है। कुछ एक वचन में आपको और बता देती हूँ जो सदैव एक वचन रहते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर है, सही से टिक करती हूँ, ये हमारा आंसर है। सदैव एक वचन होने वाले और शब्द हैं पानी, घी, दूध। ये हमेशा क्या होते हैं? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, दही बड़ा में कौन सा समास? ये बड़ा विवादास्पद रहा है प्रश्न। कभी इसका जो है बोर्ड जो है कभी आंसर कर्मधारय देता है, कभी तत्पुरुष देता है, कभी द्वंद्व समास भी दे देता है। लेकिन दही में डूबा हुआ बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा अगर इसका विग्रह है तो उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। दही में डूबा हुआ बड़ा, कैसा दही? दही बड़ा किसको कहते हैं? जो दही में डूबा हुआ होगा। तो तत्पुरुष समास इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वागी शब्द का संधि विच्छेद है, आप सभी जानते हैं, वाक प्लस ईस, ठीक है, यानी कि व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। साखी शब्द का तत्सम रूप है, आपने कबीर की साखियाँ पढ़ी होंगी, है ना। तो साखी मतलब क्या होता है? साखी मतलब होता है साक्षी, साक्ष्य, प्रूफ, सबूत। तो उसका तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, साक्षी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने शब्दकोश में हिंदी शब्दों का जितना अधिक प्रयोग करेंगे, हिंदी आपके लिए उतनी सामान्य और सरल बनती जाएगी, ये बात आप ध्यान रखें। किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? अभी हमने समास से रिलेटेड वीडियो भी डाली है। देखिए अन्य पद यानी कि जिसमें कोई भी समास दो पदों से मिलता है, पूर्व पद और उत्तर पद। लेकिन अव्ययभाव समास या बहुब्री समास या कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास में ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि जो उसका अर्थ निकल के आता है। जैसे मैं बात करूँ दशानन, ना 10 प्रमुख है ना आनंद प्रमुख है। दशानन अर्थात 10 सिर हैं जिसके, या 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। तो रावण इसमें रावण की प्रधानता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। खटपट शब्द कैसा? भी देशज शब्द है। खटपट, खाट, लोटा, पगड़ी, ये सब खटपट शब्द, ये विदेशी शब्द, देशज शब्द हैं, सॉरी, ठीक है, देशज शब्द हैं ये। क्वेश्चन नंबर 26, किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ? विशेषण उपवाक्य में आपको थोड़ा समझा देती हूँ विशेषण उपवाक्य होता क्या है। देखिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। ध्यान से सुनिए,
सरल, संयुक्त, मिश्र। तो मिश्र वाक्य के अंदर होते हैं 3 उपवाक्य। एक होता है, पहले 2 उपवाक्य होते हैं, प्रधान और आश्रित। आश्रित के अंदर 3 उपवाक्य होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की पहचान होती है कि उसमें की का प्रयोग होता है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। तो ये तो संज्ञा उपवाक्य हो गया, ये हमारा आंसर नहीं है। और क्रिया विशेषण उपवाक्य भी होता है जिसमें काल, स्थान, जैसे जब बरस रहा था तब आए, ठीक है, ऐसे वाले होते हैं। यानी कि ये तो कालवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण है, तो ये भी नहीं है। मैं आपके पास आ रहा था ताकि, ये भी संज्ञा उपवाक्य। तो हमारा राइट आंसर क्या है? वह घर कौन सा है जो, यहाँ पर पहचान होती है वह और जो की, क्योंकि यहाँ पर किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसी को विशेषण कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से एक अयोगवाह है। देखो अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार यानी कि अंक और अनुनासिक अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। तो यहाँ पर अ, ई, उ, अह में कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्या है? अयोगवाह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि स्पेलिंग किसकी करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 28। देखिए अधीन कैसे लिखते हैं? अधीन तो ऐसे लिखते हैं, अधीन, तुम मेरे अधीन हो, मतलब तुम मेरे गुलाम हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं अधीन। प्रज्वल कैसे लिखते हैं? प्रज्वल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वो है ये। और उज्जवल भी ऐसे ही लिखते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रहित, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मात्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? मातृ प्लस आज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो सब मैं पढ़ा चुकी हूँ जो टॉपिक, उस पर मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी, संधि पढ़ा चुके हैं हम लोग। बढ़ता है आगे प्रश्न की ओर। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? देखो कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। चलो ये तो डेफिनेशन हो गई, पहचानेंगे कैसे? वो वाक्य जिसमें क्रिया के आगे क्या लगाकर प्रश्न बने वो सकर्मक क्रिया होगा, जिसमें प्रश्न ना बने वो अकर्मक होगा। सीमा खाना खा रही है, क्या खा रही है भाई? खाना खा रही है, तो ये सकर्मक है। व्योम ने रसाल को अपनी पुरानी कार बेच दी, क्या बेच दी? पुरानी कार बेच दी। मैंने उसको अपनी नई किताब दे दी, क्या दे दी? नई किताब दे दी। कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है, कुत्ता मैदान में, तो कुत्ता मैदान में क्या रहा है? प्रश्न नहीं बन रहा है। ठीक है, इसमें कर्म नहीं है, तो क्या है ये? कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, ये अकर्मक क्रिया है, बाकी 3 क्या है? सकर्मक है। ठीक है, अगला है प्रश्न, खिचड़ी पकाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? कोई षड्यंत्र करना, ये तो सब लोग बोलते हैं ना कि वो उसकी तो अलग ही खिचड़ी पक रही है, बोलते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या है? कोई षड्यंत्र करना, खिचड़ी पकना मुहावरे का अर्थ है। काठ मार जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? ये थोड़ा आपके लिए नया होगा। काठ मार जाना, दंड भुगतना, जंगल में आग लगना, हतप्रभ हो जाना या उल्लू बनना। तो उसका आंसर है हतप्रभ हो जाना। हतप्रभ का मतलब होता है स्तब्ध हो जाना। स्तब्ध मतलब समझते हैं आप लोग? स्तब्ध मतलब कहते हैं ना रोबोट बन जाना, बिल्कुल, कि आप बुत बन गए, आपको मतलब इतना आप हैरान हो गए कि आप हतप्रभ हो गए, तो काठ मार जाना। तो उसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। कहीं पर स्तब्ध लिखा हो तो वो भी इसका आंसर है। ईर्ष्या शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो ई र श या, जैसा उच्चारण होगा वैसे उसका विग्रह होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, र पूरा नहीं आएगा क्योंकि र तो आधा है और यहाँ पर ये 100 तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये तो सब कोई वही दिया ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द क्या है? संकर शब्द होता है क्या? जहाँ पर 2 अलग अलग भाषा के शब्द हो, माना हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, विदेशी और हिंदी, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं संकर शब्द। तो देखो रेलगाड़ी शब्द बहुत पुराना प्रश्न है ये। रेल इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द, और गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर एक शब्द बना रेलगाड़ी, तो ये कौन सा शब्द हो गया? ये संकर शब्द हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से समूहवाची शब्द क्या है? समूहवाची मतलब क्या होता है? जो एक समूह को दिखाए। तो कुंज का अर्थ जानते हैं आप? कि इन कुंज गलियन में, हम कई बार सुनते ना कुंज गलियाँ फलाना कुंज। कुंज कुंज का अर्थ क्या होता है? कुंज का अर्थ होता है जहाँ पर बहुत सारी लताएं, झाड़ियाँ, पेड़, बगीचे ऐसे हों, तो ऐसे एक झुंड को कुंज बोला जाता है। तो कुंज ही ऐसा शब्द है जो समूहवाची है, क्योंकि ये किसी एक चीज़ को नहीं, बहुत सारे पेड़ों के झुंड को,
लताओं को, झाड़ियों को कुंज बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी कुंज। ये समूहवाची, समूह ना ग्रुप। उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम। देखो उत्तम पुरुष तो ये भी है, उत्तम पुरुष ये भी है, ये तो है ही नहीं, ये मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, ये तो हमारी आंसर से ही कट गई। देखिए जब आप हिंदी करें ना तो एलिमिनेट मेथड अपनाएं, यानी कि उनको निकालते जाएं कि ये तो आंसर नहीं, तो ये दो तो आंसर नहीं है, ये दो आंसर नहीं है, क्योंकि ये मध्यम पुरुष है, ये अन्य पुरुष है। बात है देखो ये भी उत्तम पुरुष है, ये भी उत्तम पुरुष है, लेकिन हमने क्या कहा है बहुवचन, हमने किसकी बात कही है बहुवचन, तो मैं तो एक वचन है, बहुवचन क्या है हम है, तो 36 का राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेम शब्द का विलोम क्या है भाई, घृणा है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करती हूँ। ठीक है, तो ये घृणा क्या है, प्रेम का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। देखिए अभिज्ञ में कई बार बच्चों को लगता है या लोगों को लगता है कि अभिज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो अभिज्ञ का अर्थ आप अच्छे से समझ लीजिए, अभिज्ञ का अर्थ होता है पहचान। ठीक है, अभिज्ञ का अर्थ अगर पहचान होता है तो उसका विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ, क्योंकि अनभिज्ञ का अर्थ क्या होता है अनजान। अभिज्ञ का मतलब पहचान और अनभिज्ञ का मतलब अनजान, तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अनभिज्ञ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कम खर्च करने वाला, भाई सभी मितव्ययी हैं आजकल, तो उसको कंजूस नहीं कहेंगे, उसको कम खर्च करने को क्या बोलेंगे, मितव्ययी। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या है, सभी ने पढ़ा होगा, जब हम ता का प्रयोग लगाते हैं, ता लगाते हैं, कोमलता, भावुकता, तो ये क्या है भाववाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक संज्ञा है, लकड़ी भी जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, सभा भी जातिवाचक, वैसे समूहवाचक है लेकिन जातिवाचक ही कहेंगे इसको भी हम। तो हमारा राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए योग्यता भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्ति, जाति, भाव, और जाति के टू पार्ट होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है किसमें है, परिमाण माने होता है क्या, क्वांटिटी। ठीक है, तो भली भांति तो है किसी कार्य को करने का तरीका, ये तो मेथड है। ऊपर ये तो स्थान है यानी कि प्लेस, थोड़ा ये है क्वांटिटी, और कल ये है टाइम। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, रीतिवाचक, ठीक है, और स्थानवाचक, परिमाणवाचक, और ये क्या है कालवाचक। हमसे यहाँ पूछा है परिमाणवाचक, परिमाण माने होता है मात्रा, क्वांटिटी, थोड़ा चावल और दे दो। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हथेली पे सरसों उगाना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, जादू करना, शीघ्रातिशीघ्र काम कर देना, एकदम से असंभव कार्य को भी संभव कर देना का क्या है मुहावरा, हथेली पर सरसों उगाना। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कितना रोचक प्रश्न है। हिरण्य का समानार्थी क्या है, अधिकतर हिरण कहेंगे इसको कि हरिण्य लग रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है सोना। हिरण्य का अर्थ क्या है या पर्यायवाची क्या है, सोना, और सोने के अन्य पर्यायवाची हैं कनक, धतूरा। ठीक है, ये सोने के पर्यायवाची हैं, पगला जाते हैं लोग सोना पाके, तो धतूरा भी है इसका। तो हिरण्य का अर्थ क्या है, सोना है, ध्यान रखेंगे आप, हिरण नहीं है, सोना है इसका पर्यायवाची। अगला प्रश्न है किसकी वर्तनी शुद्ध है, अंतर ध्यान, हस्ताक्षेप, आशीर्वाद। देखो हस्ताक्षेप नहीं होता है, क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। ठीक है, तो ये गलत है। आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, तो बहुत कॉमन है, जो बहुत गलती करी जाती है जिसकी, आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं। दवाइयाँ में छोटी की मात्रा होती है, ये दवाइयाँ तब होता है वो, लेकिन बहुत सारे मेडिकल स्टोर के बाहर भी गलत लिखा हुआ मिलता है ना। दवाइयाँ कैसे लिखते हैं, दवाइयाँ ऐसे लिखते हैं। अगर ये एक वचन होता, ठीक है, अगर ये एक वचन होता, दवाई होता, तो ये ऐसे लिखा जाता करेक्ट, लेकिन अगर इसको हमने बहुवचन बनाना तो क्या होगा, अगर इसको हमने बहुवचन बनाना है तो ऐसे होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्पज्ञ का विलोम क्या है, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है आपके लिए। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो, उसके लिए आंसर क्या है, बहुज्ञ जो बहुत ज़्यादा जानता हो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने 45 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, और आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है। आगे भी ऐसी सीरीज़ लाई जाएगी, इसलिए इसमें से इस बार मैंने आंसर नहीं लिखे डायरेक्ट, कि आपको पता चले आपको कितना आ रहा है। और ये भी जो मैंने जितने सारे प्रश्नों का निर्माण यहाँ पर किया था, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूके एसएससी हो, चाहे यूके पीएससी हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो,
ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।